हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे क्लास 8th न्यू एसएसटी का चैप्टर नंबर 7 जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं कि उत्पादन में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत है छोटी सी कोट के साथ जिसे लिखा है विवेक देबरॉय ने। ठीक है, तो कहते हैं कि इंडिया जैसे देश के लिए जहाँ पर ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहता है, लैंड, लेबर और कैपिटल का। ठीक है, तो फिर कहता है कि लैंड, लेबर और कैपिटल को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से बेहतर ढंग से इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि देश में और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो और देश की और ज़्यादा आर्थिक तरक्की हो। तो फिर नई एनसीईआरटी की हर चैप्टर में कुछ ना कुछ सवाल पूछे रहते हैं हमसे। ठीक है, जिनके जवाब जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या पूछा जा रहा है, तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। फिर पूछा जा रहा है हाउ आर दीज फैक्टर्स इंटरकनेक्टेड, ये फैक्टर्स कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। फिर तीसरा सवाल हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन प्रोडक्शन एंड व्हाट आर इट्स फैसिलिटेटर्स, कि प्रोडक्शन में ह्यूमन कैपिटल का क्या रोल है, ह्यूमन कैपिटल क्या है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। और इसके जो फैसिलिटेटर्स हैं वो कौन से हैं। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या रहा है कि क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारे कपड़े हैं, शूज़ हैं, स्कूल बैग, फर्नीचर, फ़ोन, कंप्यूटर इत्यादि, ये कैसे बने हैं। फिर कहते हैं कि हर एक प्रोडक्ट हमारे आसपास जो भी है वो किसी न किसी प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजरता है, तब जाके वो हमारे पास फाइनली पहुंचता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि अब प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, इसमें रिसोर्सेज इन्वॉल्व रहते हैं या फिर कुछ इनपुट इन्वॉल्व रहते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं फाइनल प्रोडक्ट को। ठीक है, फिर कह रहा है कि ये जो रिसोर्सेज और जो इनपुट्स हैं जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं, इनको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल तरीके से समझते हैं कि जो भी रिसोर्सेज और इनपुट्स हम यूज़ कर रहे हैं किसी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए या किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ऐसी चीज़ों को हम कह रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन चीज़ों को बनाने के लिए क्या है वो हम आगे थोड़ी देर में देखेंगे। फिर एक छोटा सा यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखिए कि रत्ना है। ठीक है, उसको एक जो कि एक छोटा सा बिजनेस रन करती है। क्या बिजनेस है इसका, रेस्टोरेंट है जिसका नाम है पॉज पॉइंट, और ये सिटी के आउटस्कर्ट्स में है। ठीक है, और ये ज़्यादा पॉपुलर किन के अमंग है, हाईवे ट्रैवलर्स के अमंग ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि यहाँ का टेस्ट अच्छा है, फूड की क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, फिर कह रहा है कि पॉज पॉइंट जो है वो ग्रो कर रहा है। 7 मेंबर्स हैं इस रेस्टोरेंट के जिन्हें असिस्ट करती है रत्ना। ठीक है, वो पूरे बिजनेस को ये अकेली मैनेज कर रही है विद द हेल्प ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ हिज टीम। फिर क्या, जब इसने बिज़नेस शुरू किया था 5 साल पहले, तो उसके लिए इसको क्या क्या करना पड़ा था। सबसे पहले इसको लोकेशन चूज़ करनी पड़ी थी कि ये बिज़नेस कहाँ पर सेटअप करेगी। फिर इसको पैसा ऑर्गेनाइज करना पड़ा था रेंट के लिए और इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए। फिर इसने स्टाफ को हायर किया, इंग्रेडिएंट्स खरीदे अपने रेस्टोरेंट को चलाने के लिए, और फिर एक प्लान बनाया ताकि उसका जो सपना था वो साकार हो सके। तो ये सब चीज़ें रत्ना ने की अपना बिज़नेस शुरू करने से पहले। फिर बिज़नेस की डेफिनेशन यहाँ दे रखी है। ठीक है, तो कह रहा है कि बिज़नेस क्या है, एक फर्म होती है या फिर एक शॉप या फिर कोई फैक्ट्री या फिर एटसेट्रा। अब ये बिज़नेस करता क्या है, या तो बिज़नेस चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा, या तो डायरेक्ट बनी बनाई चीज़ों को बेचेगा या फिर कुछ सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी एक फैक्ट्री में कुछ सामान बनाया जा रहा है, ठीक है, तो वो बिज़नेस क्या कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है। अगर उसी सामान को कोई दूसरा व्यक्ति बेच रहा है, डायरेक्ट बेच रहा है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो बिज़नेस में चीज़ों को बेच रहा है। फिर कह रहा है सर्विस प्रोवाइडर क्या है। अब यहाँ पर ये जो सामान फैक्ट्री से बना या किसी इंडस्ट्री में बना, वो जब ट्रांसपोर्ट हुआ वहाँ से गया एक शॉपकीपर के पास, तो जो ट्रांसपोर्ट जिसने किया वो भी एक तरीके का बिजनेस ही है। उसने क्या किया, उसने सर्विस प्रोवाइड की। तो ये कुछ 3 तरीके के बिजनेस हमने अभी देख लिए। फिर क्या था कि बिजनेस जो है क्या है, वो कम्बिनेशन है किसका, बहुत सारे इनपुट्स का और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, जिससे हम गुड्स बनाते हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब बिजनेस क्या करता है, ये जनरेट करता है अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए ताकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंगेज रहें। इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि फार्मिंग हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिससे देश की तरक्की होती है, देश की प्रगति होती है। फिर है कि इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्लासीफाई किया गया है 4 टाइप्स में। ठीक है, अब ये 4 टाइप्स कौन कौन से हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। पहली टाइप है लैंड, दूसरी है लेबर, फिर है कैपिटल, फिर है एंटरप्रेन्योरशिप। फिर इन 4 टाइप के अलावा इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कौन फैसिलिटेट करता है, वो करता है टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी क्या करती है कि किसी भी बिजनेस को एनेबल करती है कि वो चीज़ों को बना सके, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बना सके छोटे से इनपुट्स के साथ। तो आगे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि ये जो इनपुट्स हैं, ठीक है, ये कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली टाइप है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, वो है लैंड। ठीक है,
तो लैंड के बारे में देखते हैं क्या कह रहा है कि लैंड जो है इकोनॉमिक्स में ये सिर्फ एक जियोग्राफिकल लैंड ही नहीं है, ठीक है, ये एक नेचुरल रिसोर्स भी है। जैसे हमारे दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सॉइल है, फॉरेस्ट है, वाटर, एयर, सनलाइट, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, इन सब की तरह लैंड भी एक नेचुरल रिसोर्स है। फिर है कि आप चैप्टर को रिकलेक्ट कीजिए, जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्स एंड देयर यूज़, वहाँ पर हमने अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज जो जिन्हें हम कहते थे गिफ्ट्स ऑफ नेचर, वो हमने पढ़े थे और किस तरीके से हम उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि बिजनेस या तो लैंड को परचेज़ करता है या फिर लैंड को रेंट पे लेता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले क्या चाहिए, उसके लिए लैंड चाहिए, ठीक है। या तो लैंड उसको हम खरीदेंगे या तो लैंड को हम रेंट पे लेंगे। दूसरी टाइप है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की लेबर को ह्यूमन रिसोर्स भी कहा जाता है। फिर कहता है कि लेबर जो है वो असेंशियल है प्रोडक्शन में, क्यों, क्योंकि लेबर जो है वो उसमें फिजिकल एक्टिविटी रहती है, कुछ मेंटल एफर्ट रहता है, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो एग्जांपल दे रखी है लेबर की, जैसे कि कारपेंटर्स हैं, फार्मर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, टीचर्स और डॉक्टर हैं, जो कि कुछ ना कुछ फिजिकल स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं, अपनी नॉलेज यूज़ करते हैं और स्किल यूज़ करते हैं। फिर कह रहे हैं कि हर एक अलग तरीके से कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, अपने वर्क में, ठीक है, ताकि वो चीज़ों को बनाए और सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड कर सके उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। फिर यहाँ पर एक और टर्मिनोलॉजी है स्किल, ये देखते हैं स्किल क्या है। अब स्किल क्या है, स्किल क्या रहा है कि स्किल है एबिलिटी किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है, वेल विद प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग, कि जब भी हम किसी काम को करते हैं, अगर हमारे पास उस काम को करने के लिए ट्रेनिंग है और स्किल है, और सॉरी ट्रेनिंग है और हम प्रैक्टिस है उस काम को करने के लिए, तब हम कहेंगे उसको स्किल। इन सिंपल टर्म स्किल को आप ऐसा समझिए, अगर एक कारपेंटर है, ठीक है, कारपेंटर के पास स्किल है कि वो लकड़ी काट सकता है, डिज़ाइन बना सकता है, ठीक है, उसके पास ट्रेनिंग है, तो उसके पास एक पर्टिकुलर स्किल है कि वो किसी काम को अच्छे से कर सकता है। तो अब लेबर के नीचे ही एक और पार्ट है, इसी का अंडर आता है पीपल एज ए रिसोर्स, की जो लोग हैं वो रिसोर्स कैसे हैं, ठीक है। कह रहा है कि ह्यूमन बींग जो है वो की रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने पहले आपको ऊपर थोड़ी देर में पहले समझाया कि जैसे कि बैंकिंग है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, कुछ भी काम करना है, ठीक है, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ह्यूमन बींग्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में और प्रोडक्शन प्रोसेस में, क्योंकि ह्यूमंस जो है अपनी नॉलेज अप्लाई करते हैं, स्किल्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, इनमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है जिससे वो चीज़ों को बना सकते हैं और सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। कह रहा है फॉर एग्जांपल अगर हम देखें पुलिस ऑफिसर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं, एक साइंटिस्ट क्या कर रहा है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को इन्वेंट करता है, एक शेफ़ क्या करता है जो खाना बनाता है, वो क्या करता है, नई नई रेसिपीज़ बनाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये सब लोग, इनके पास कुछ ना कुछ स्पेशल सेट ऑफ नॉलेज या स्किल रहती है अपना काम को करने के लिए। फिर कह रहे हैं इसके अलावा ये डेडिकेट भी रहते हैं अपने काम के प्रति, स्किल्स और नॉलेज के अलावा ये अपने काम के प्रति डेडिकेटेड भी रहते हैं। फिर कहते हैं कि अब लेबर क्या है, कह रहा है कि लेबर रेफर्स टू द फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट यूज इन प्रोडक्शन। अब क्या है लेबर, जब भी हम कोई व्यक्ति फिजिकल एफर्ट डालता है या कुछ मेंटल एफर्ट डालता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, तब हम उसे कहते हैं कि वो लेबर यूज़ कर रहा है। फिर कह रहा है कि लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल क्या है कि स्पेशलाइज स्किल्स होने चाहिए ह्यूमंस के पास, अगर हैं तो, अगर ह्यूमंस के पास नॉलेज है, एबिलिटी है, ठीक है, और वो एक्सपर्ट है किसी काम को करने में, तब हम उसे कहेंगे ह्यूमन कैपिटल। अगर एक व्यक्ति सिर्फ अपना फिजिकल और मेंटल एफर्ट डाल रहा है, वो सिर्फ है लेबर। अगर उसी लेबर को कुछ स्पेशलाइज्ड स्किल दे दिए जाएँ, उसको कुछ एबिलिटी सिखा दी जाए, उसको किसी काम में एक्सपर्ट बना दिया जाए, तो वो बन जाता है ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। फिर कह रहा है कि तज ह्यूमन कैपिटल जो है इट इज़ नॉट जस्ट द बेसिक एफर्ट। ह्यूमन कैपिटल सिर्फ बेसिक एफर्ट ही नहीं है। बेसिक एफर्ट कौन सा, मेंटल और फिजिकल एफर्ट। इसके अलावा इसमें कुछ और भी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, और एफिशिएंसी है लेबर की, कि लेबर कितना एफिशिएंट है किसी काम को करने के लिए। फिर उसके बाद है फैसिलिटेटर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, यानी कि ह्यूमन कैपिटल को कौन कौन सी चीज़ें एनहेंस करती हैं। तो सबसे पहला फैसिलिटेटर है ह्यूमन कैपिटल का एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। कहता है कि एजुकेशन जो है वो इंडिविजुअल्स को हेल्प करती है कि वो उनकी नॉलेज बढ़े, ठीक है, उनकी बेसिक लिटरेसी से स्टार्ट होती है और एंड होती है वो कहाँ पर, कि कुछ ना कुछ वो एक्सपर्ट किसी ना किसी फील्ड में वो सीखते हैं, तब बनते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो दिस इज़ द फर्स्ट फैसिलिटेटर ऑफ ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फिर कह रहा है कि जो भी हम स्कूल में सीखते हैं वो हमारी नॉलेज को एनरिच करती है और हमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर करती है। हमें एग्जांपल दे रहा है, कह रहा है कि अगर सिविल इंजीनियर स्टूडेंट है वो कुछ प्रिंसिपल्स और डिज़ाइन सीखता है जब वो पढ़ाई कर रहा होता है, ठीक है, जब वो कुछ बनाता है, बिल्डिंग बनाता है या जैसे कि रोड बनाता है, ब्रिजेस बनाता है, तब वो वहाँ पर इनको अप्लाई करता है, किस प्रिंसिपल को, जो उसने अपनी स्टडीज़ के दौरान सीखी। फिर कह रहा है कि अब चैलेंज क्या है, कि चैलेंज ये है कि हम
चीज़ों को ड्यूरेबल कैसा बनाए, ड्यूरेबल यानी कि लंबे समय तक जो चीज़ें टिकती हैं उन्हें हम कहते हैं ड्यूरेबल, ठीक है। उनको कॉस्ट एफिशिएंट कैसा बनाएं और इको फ्रेंडली सोल्यूशंस जो है वो हम किस तरीके से ढूंढेंगे, ये एक चैलेंज है। फिर कह रहा है कि अब इस चैलेंज को अचीव कैसे करेंगे, ये अचीव होगा थ्रू ट्रेनिंग, जैसे कि ऑब्जर्विंग करेंगे कंस्ट्रक्शन साइट को, मटेरियल्स को टेस्ट करना है, सेफ्टी प्रोसीजर्स को समझना है, ठीक है। फिर कह रहा है कि एजुकेशन और ट्रेनिंग से क्या होता है, इंडिविजुअल्स जो हैं वो तैयार हो जाते हैं और उनका करियर जो है कहीं ना कहीं वो उसमें एक्सेल कर जाते हैं, यानी कि उनकी उसमें वृद्धि होती है करियर में। अब इसको इसी से समझते हैं जो हमें यहाँ पर एग्जांपल दे रखी है एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट की। तो अगर एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट पढ़ाई के अलावा उसकी ट्रेनिंग हो रही है अच्छे से, ठीक है, वो चीज़ों को समझ रहा है अच्छे से, ऑब्जर्व कर रहा है, मटेरियल्स को टेस्ट कर रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे वो आगे प्रिपेयर हो जाएगा अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर है ट्रेनिंग, भी एक टर्मिनोलॉजी देखें, ट्रेनिंग क्या है। अब कह रहे हैं ट्रेनिंग ऐसा प्रोसेस है लर्निंग का, ठीक है, जिसमें कोई ना कोई स्किल सिखाई जाती है किसी पर्टिकुलर जॉब या एक्टिविटी को करने के लिए, तो वो है ट्रेनिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं, जैसे हमारे आर्म्ड फोर्सेस ट्रेनिंग करते हैं, कुछ ना कुछ उनको स्पेशलाइज स्किल सिखाई जाती है, तब जाके वो ट्रेंड पर्सनल बनते हैं, इसे कहते हैं ट्रेनिंग। फिर कह रहा है कि कॉग्निटिव क्या होता है, कॉग्निटिव रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये हमारी मेंटल कैपेबिलिटीज़ होती हैं कॉग्निटिव, कि हम किस तरीके से चीज़ों को सीख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, ठीक है। फिर ह्यूमन कैपिटल का दूसरा फैसिलिटेटर है हेल्थ केयर। ऊपर हमने पहला है फैसिलिटेटर पढ़ा एजुकेशन एंड हेल्थ, अब एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। दूसरा फैसिलिटेटर है हेल्थ केयर, ठीक है। अब कह रहा है कि जो अच्छी हेल्थ अगर किसी की होगी वो सपोर्ट करेगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अगर किसी की हेल्थ अच्छी है तो उसका मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, जिससे क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो स्कूल रेगुलरली अटेंड करते हैं और अच्छे तरीके से स्कूल में वो पढ़ते हैं, सीखते हैं। फिर कह रहे हैं सिमिलरली अगर वर्कर्स भी अपना बेस्ट दे सकें, ठीक है, और वो कैसे बेस्ट दे सकते हैं, अगर वो फिजिकली और मेंटली वेल हैं, ठीक है, अगर उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी है, इफ़ दे आर ऑफ साउंड बॉडी दे कैन गिव देयर बेस्ट मेंटली एंड फिजिकली। तो ये वर्कर्स के लिए था। फिर कह रहा है कि वर्कर्स है दे आर एबल टू डू मोर इन शॉर्टर टाइम पीरियड। अगर जो वर्कर्स साउंड बॉडी में है, यानी कि उनकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी है, तो वो छोटे से टाइम में क्रिएटिव रहेंगे, ठीक है, और कभी भी वो वर्क से जो है वो अपनी ख़राब हेल्थ की वजह से कभी भी दूर नहीं रहेंगे अपने वर्क से। सो दिस वर द टू फैसिलिटेटर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड हेल्थ, ठीक है। उसके बाद सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, ये किसके अंडर पढ़ रहे हैं हम, ये ह्यूमन कैपिटल के अंडर पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इसको तो कह रहा है कि कल्चर ऑफ हार्ड वर्क, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड एंडेवरिंग टू डू थिंग्स वेल हैज़ हेल्प कंट्रीज टू मूव फॉरवर्ड। कह रहा है कि लगातार परिश्रम करते रहना और कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करना, ठीक है, बिना रुके चीज़ों को करते रहना, ये इस चीज़ ने काफ़ी सारी कंट्रीज़ को हेल्प किया है आगे बढ़ने के लिए। फिर यहाँ पर एग्जांपल दे रखी है, जैपनीज़ कॉन्सेप्ट है केजन, ठीक है, जिसका मतलब है कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। इस कॉन्सेप्ट को जापान में अप्लाई किया गया था मिड 1940s में, और इस कॉन्सेप्ट ने जापान के लोगों को हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। फिर एक और यहाँ पर एग्जांपल दे रखी है, किसकी एग्जांपल दे रखी है, सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस की। दूसरी एग्जांपल दे रखी है जर्मनी की। जर्मन वर्क एथिक क्या है, कह रहा है कि जर्मन वर्क एथिक जो है उसका डीप रूट कहाँ है, वो डीप रूटेड इन हिस्ट्री है। फिर कह रहा है जर्मनी जो है वो जाना जाता है अपनी हाई क्वालिटी इंडस्ट्रियल आउटपुट के लिए। जर्मन्स क्या करते हैं, हाई वैल्यू देते हैं, पंक्चुअलिटी को देते हैं, डिटेल्स उनकी अच्छी रहती है और गुड क्वालिटी ऑफ वर्क वो करते हैं। इस चीज़ ने जो है जर्मनी को किस चीज़ में हेल्प की है कि वो दुनिया में ग्लोबल लीडर बन चुका है, किस फील्ड में, टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में। तो जर्मनी मैं आपको बता दूं इस वक्त दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है, ठीक है। उसके बाद है चैलेंजेस टू ह्यूमन कैपिटल। अब चैलेंजेस पढ़ने से पहले कुछ और टर्मिनोलॉजीज हम देखते हैं, जैसे कि प्रोडक्टिविटी क्या है। प्रोडक्टिविटी क्या है कि एबिलिटी टू डू मोर इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करने में छोटे से टाइम में, उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी, कि कम समय में कितना काम किया जा रहा है, वो है प्रोडक्टिविटी। फिर है एडल्ट लिटरेसी रेट, इसको भी देख लेते हैं। कह रहे हैं कि एडल्ट लिटरेसी रेट वो होता है कि जो भी व्यक्ति 15 साल या उससे ज़्यादा के हैं वो थोड़ा बहुत पढ़ सकें या थोड़ा बहुत लिख सकें, ठीक है। उनकी जो एवरीडे लाइफ में है वो क्या चल रहा है, अगर वो उसको पढ़ने में, समझने में और लिखने में सक्षम है, तब हम कहेंगे एडल्ट लिटरेसी रेट। इन सिंपल टर्म्स कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ना या लिखना जानता है और चीज़ों को समझ सकता है तो वो होगा लिटरेसी रेट। तो यहाँ पर एडल्ट वर्ड यूज़ किया गया किसके लिए, पीपल हु आर अबव एज ऑफ 15 और 15 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो फिर चैलेंजेस देख लेते हैं कि चैलेंजेस क्या है ह्यूमन कैपिटल में, ठीक है।
तो कह रहे कि आवर नेशन हैज़ कम ए लॉन्ग वे इन वेरियस एस्पेक्ट्स, कि हमारा देश जो है इंडिपेंडेंस के बाद से हमने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। किस में काम किया है? ह्यूमन कैपिटल में काम किया है। कह रहे कि लिटरेसी जो है वो इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है एक पॉपुलेशन का, ठीक है। अब क्यों है इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन का? क्योंकि लिटरेसी जो है वो हेल्प करती है एनहेंस द स्किल्स एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अगर थोड़ा बहुत लिखना जानती है पॉपुलेशन, ठीक है, तो वो क्या करेगी? उनकी स्किल्स को एनहेंस करेगी और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी। फिर कह रहा है कि एडल्ट लिटरेसी रेट जो इंडिया में है वो 85% है, ठीक है, मेल्स के लिए। कि मेल्स कितने पढ़े लिखे हैं इंडिया में? 85%। और वुमेन कितनी पढ़ी लिखी हैं? 70%। और ये डेटा है 2023 का, और इसको दिया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। फिर कह रहा है कि इसके बावजूद भी इंडिया ने बहुत सारी प्रोग्रेस की हैं काफ़ी सारे एरियाज़ में। इंडिया एक चैलेंज जो है वो फेस कर रहा है, जैसे कि अपनी ह्यूमन कैपिटल को कैसे डेवलप किया जाए, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल की क्षमता है और इंडिया इसको ह्यूमन कैपिटल को एज ए रिसोर्स यूज़ करना चाहता है। वो कैसे होगा? कि अगर इंडिया के लोग लिटरेट हैं, ठीक है, उनकी हेल्थ अच्छी है, उनको अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाए, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स या फिर ह्यूमन कैपिटल इंडिया के लिए साबित हो सकती है। फिर कह रहा है कि जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज़ करती है, 2024 का डेटा है, उसमें कह रहा है कि जो 65% इंडिया के जो हैं वो हैं 35 ईयर्स की एज से कम है, ठीक है। यानी कि अगर हम सपोज़ माने कि इंडिया की अगर पॉपुलेशन 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ में से इंडिया की पॉपुलेशन 65 करोड़ जो है उनकी एज है 35 ईयर्स से नीचे, और बची जो पॉपुलेशन है उनकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है? कि इंडिया के पास यंग पॉपुलेशन है, ठीक है, यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो कि प्रोडक्टिव इंडिया के लिए साबित हो सकती है। फिर कह रहा है कि इंडिया को ये हेल्प करेगी कि ये जो बेनिफिट है डेमोग्राफिक डिविडेंड के, उसको रीप करने में, ठीक है। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? तो कह रहा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड रेफर्स टू द बेनिफिट ऑफ ए कंट्री गेट्स व्हेन इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ यंग एंड वर्किंग पीपल। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड ये होता है कि अगर किसी कंट्री के पास लार्ज पोर्शन है यंग पॉपुलेशन का और छोटा पॉपुलेशन है जो कि ओल्ड एज के हैं, तो वो उस कंट्री के लिए एक बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो इंडिया और चाइना ऐसे दो देश हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा तादाद में यंग पॉपुलेशन अवेलेबल है। फिर कह रहे हैं कि व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग एंड अर्निंग, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, और कुछ कम है जो डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर, तो जो कंट्री है, ठीक है, तो उसका बिजनेस जो होगा वो अच्छे से ग्रो होगा और लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड्स भी इम्प्रूव होंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अब इसका एडवांटेज कैसे लिया जाए? कह रहे हैं कि टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस पोटेंशियल। किसका पोटेंशियल? डेमोग्राफिक डिविडेंड का पोटेंशियल। इसका एडवांटेज लेने के लिए क्या करना चाहिए? कि इंडिविजुअल्स को एसेस होना चाहिए क्वालिटी एजुकेशन का, हेल्थ का, ट्रेनिंग का, स्किलिंग का, जो कि देश की प्रगति में, देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो इन सिंपल टर्म्स एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा एक देश को कब मिलता है? अगर उस देश की जो यंग पॉपुलेशन है उसको अगर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए, उनकी हेल्थ अच्छी हो, उनको ट्रेनिंग और स्किल सिखाई जाए, तब जाके उस डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा जो है वो एक देश की तरक्की में मिलता है उसको, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम पढ़ेंगे आगे, डेमोग्राफी चैप्टर में पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल से, ठीक है। फिर कह रहा है थिंक अबाउट इट। कह रहा है कि कुछ जॉब्स जो हैं वो क्या इंपॉर्टेंट है दूसरी जॉब्स के साथ, ये पूछा जा रहा है। फिर पूछा जा रहा है कि व्हाट वुड हैपन, क्या होगा अगर स्ट्रीट्स को कोई भी साफ़ नहीं करेगा? तो ये तो सीधी सी बात है, अगर स्ट्रीट्स को कोई भी साफ़ नहीं करेगा तो गंदगी यहाँ वहाँ पड़ी रहेगी, ठीक है। कोई भी अगर कूड़ा नहीं उठाएगा तो गंदगी यहाँ वहाँ पड़ी रहेगी, सड़कें गंदी रहेंगी, गलियाँ गंदी रहेंगी। कह रहे हैं कि अगर फार्मर्स कल्टीवेशन स्टॉप कर दें, अगर फार्मर्स कल्टीवेशन स्टॉप कर दें तो क्या होगा? देश में अनाज की कमी हो सकती है। अगर डॉक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल ही ना हो पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, तो क्या होगा? बीमार लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ, कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं दूसरी जॉब्स के साथ, ठीक है, अगर कंपैरिजन किया जाए तो। फिर कहते हैं कि टुडे देयर इज़ अ वास्ट वैरायटी ऑफ जॉब्स रिक्वायरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स। कह रहे हैं कि आजकल जो टाइम चल रहा है कि इसमें कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिसके लिए कुछ अलग तरीके की स्किल्स जो हैं वो आनी चाहिए, वो उस जॉब की रिक्वायरमेंट है। फिर कह रहा है हाउएवर, लेकिन इंडिया हैज़ हैड रिच लेगेसी ऑफ स्किल बेस्ड नॉलेज सिस्टम्स एंड वर्कमैनशिप।
कह रहा है कि इंडिया की जो है काफ़ी अच्छी हिस्ट्री रही है कि इंडिया के पास स्किल बेस्ड नॉलेज सिस्टम है और काबिलियत है, ठीक है, ये इंडिया की हिस्ट्री में है। लेगेसी बोलते हैं कि जो ट्रेडिशंस या फिर जो कल्चर हम अपनी प्रीवियस जनरेशन्स अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास करते रहते हैं, उसे कहते हैं लेगेसी। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि इंडिया की जो रिच लेगेसी है स्किल बेस्ड कौन सी है। जैसे कि इंडिया में हैंडलूम्स और वीविंग ये बहुत अच्छे से हमारे एंशियंट इंडियन करते रहते थे, ठीक है, और मेटलर्जी भी इंडियंस जानते थे, आर्किटेक्चर भी और स्कल्पचर्स भी इंडियंस बहुत अच्छा बनाते थे। ये सब कॉन्सेप्ट आपने हिस्ट्री में पढ़े ही होंगे। फिर कहते हैं कि एंशियंट इंडिया की जो स्किल हेरिटेज है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो कहता है कि फॉर एंशियंट इंडियंस कि जो हमारे पुराने इंडियंस थे, ठीक है, उनके पास वो काम को क्या मानते थे, किस तरीके से काम को किया करते थे। तो वो कहते थे वर्क वाज ए फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर नेचर एंड स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन। कि जो एंशियंट इंडियंस थे, ठीक है, वो अपने काम को किस तरीके से देखते थे कि वो परफेक्ट हों, अपने जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें वो परफेक्ट हों, चाहे वो किसी डाइटी को कुछ ऑफरिंग करनी हो या फिर किसी को कुछ बना के देना हो, ठीक है, तो वो हर काम में खुद को परफेक्ट करते थे। फिर कह रहा है इट हैड टू बी क्रिएटेड और डन विद डिवोशन। अब ये काम कैसे आ सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी काम को करने में परफेक्ट तब ही होगा अगर वह पूरी फुल डेडिकेशन के साथ फुल डिवोशन के साथ उस काम को वो कर रहा है, तब ही वो उस काम में परफेक्शन हासिल कर पाएगा। फिर कह रहा है कि द टूल्स यूज वर वर्शिप। जो भी टूल्स यूज़ किया करते थे इंडियंस किसी चीज़ को बनाने में, ठीक है, उसकी वो वर्शिप किया करते थे और इसका ट्रेडिशन आज भी कंटिन्यू है। जैसे कि विश्वकर्मा पूजा या फिर आयुधा पूजा इंडिया में जो होती है, तो अमूमन जो नॉर्थ इंडिया में विश्वकर्मा पूजा होती है वो दिवाली के बाद ही आती है। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारे वर्कर्स रहते हैं, जैसे कुछ कारपेंटर्स हो गए, प्लम्बर्स हो गए, इलेक्ट्रीशियंस हो गए, जो हमारे बार्बर्स हो गए, या फिर जो मशीन्स पे काम करते हैं, वो क्या करते हैं, विश्वकर्मा डे के दिन अपनी मशीन्स की पूजा करते हैं, ठीक है। उस दिन वो कोई काम नहीं करेंगे, उस दिन अपने टूल्स की वो वर्शिप करेंगे, पूजा करेंगे उनकी, ठीक है। फिर कह रहा है सो क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व ए यूनिक ब्लेंड ऑफ कला यानी कि आर्ट एंड विद्या यानी कि नॉलेज। तो कह रहा है कि चीज़ों को बनाने के लिए एक कला और नॉलेज का यूनिक ब्लेंड होना चाहिए, यानी कि मिश्रण होना चाहिए। अगर कला है और जानकारी है किसी चीज़ को बनाने में, तो तब ही हम चीज़ों को परफेक्टली बना पाएंगे। फिर ये कहा कि नॉलेज जो थी एंशियंट इंडियंस की, वो वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास कर दी जाती थी, ठीक है, आज भी ऐसा ही है। फिर कह रहे हैं कि शिल्प शास्त्र जो है वो एंशियंट टेक्स्ट है। अब इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि डिटेल डिज़ाइन गाइडलाइन दी गई है कि स्कल्पचर्स कैसे बनाने हैं, पेंटिंग कैसे करनी है, बिल्डिंग्स को किस तरीके से बनाना है, वुडन आइटम से कैसे डील करना है, ज्वेलरी कैसे बनानी है, ये सब दिया गया है शिल्प शास्त्र में, जो कि हमारे एंशियंट टेक्स्ट है। फिर कहता है कि फॉर एग्जाम्पल कि टेक्स्ट ऑन स्कल्पचर, जैसे कोई 3D फिगर किसी ने बनानी, कोई मूर्ति बनानी है, उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखे जाते हैं, जो गढ़े जाते हैं, ठीक है, वो कैसे कैसे होता है वो, ये भी इसमें शिल्प शास्त्र में दिया गया है कि पोस्चर क्या होगा, उसका कलर क्या है, पूरी मेजरमेंट क्या है, फिगर की प्रोपोर्शंस क्या है। तो ये इसके अनुसार इसको एंशियंट इंडिया में बनाया जाता था। फिर यहाँ पर एक और एंशियंट इंडियन टेक्निक है स्टिच्ड शिप बिल्डिंग की, ठीक है। स्टिच शिप बिल्डिंग क्या है वो उसको देखते हैं। कह रहे हैं कि इंडियन यूज यूनिक स्टिच टेक्निक डेटिंग बैक। तो ये इंडिया की टेक्निक है, ठीक है, कब से कितनी पुरानी है, 2000 साल पुरानी है। अब इससे होता क्या है, शिप्स बनाई जाती हैं और बोट्स बनाई जाती हैं, ठीक है, जिससे कि जो मैरी टाइम ट्रेड रूट इंडियंस करते थे, हमारे राजा महाराजा किया करते थे, ठीक है, और कल्चरल एक्सचेंजेस होते थे, ओवरसीज़ होते थे, ये उस शिप्स के थ्रू करते थे। अब शिप्स कैसे बनाई जाती थी, यूजिंग स्टिचिंग टेक्निक। अब इस टेक्निक में होता क्या है, इस टेक्निक में क्या होता है, जो वुडन प्लैंक्स रहते हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे जोड़े जाते हैं, कॉर्ड यूज़ की जाती हैं, कॉर्ड यानी कि रस्सियाँ या फिर स्ट्रिंग्स यूज़ की जाती हैं, उसमें नेल्स यानी कि कील्स नहीं यूज़ की जाते हैं, ठीक है। तो इससे होगा क्या, अगर स्ट्रिंग्स या फिर रस्सियाँ यूज़ की जाएंगी प्लैंक्स को एक दूसरे के साथ बांधने के लिए, तो शिप होंगी वो फ्लेक्सिबल बनी रहेंगी। फ्लेक्सिबल होंगी तो ये शिप्स को नेविगेट करने में हेल्प करेंगी, ठीक है, बिल्कुल ईजिली। अगर नेल्स लगाएंगे, ठीक है, तो नेल्स में रस्ट लग सकता है, ठीक है, तो शिप फ्लेक्सिबल नहीं होंगी। तो अगर वेव्स ज़ोर से टकराएंगी शिप्स के साथ, तो वहाँ से वो प्लैंक टूटने का खतरा रहता है। अगर वहाँ पर स्टिचिंग की गई है, तो अगर वेव्स ज़ोर से टकराएंगे तो वो फ्लेक्सिबल होंगी, तो वो उसको थोड़ा सा स्पेस देंगी मूव करने को, प्लैंक को, ठीक है। तो इसकी पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ शिप बिल्डिंग की। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ये है स्टिचिंग टेक्निक जो बिल्डिंग में यूज़ होती है, ठीक है। ये प्लैंक्स हैं, वुडन प्लैंक्स हैं ये वाले, ठीक है। तो वुडन प्लैंक से बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर रस्सियों के साथ इसको स्टिचिंग की गई है इसकी। तो ये है एंशियंट इंडियन टेक्निक ऑफ शिप बिल्डिंग। उसके बाद हमारा थर्ड टाइप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो है कैपिटल, ठीक है। अब देखते हैं कैपिटल किसे कहते हैं। कह रहा है कि इन इकोनॉमिक्स
एनी एसेट वेदर फिजिकल और फाइनेंशियल यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। कि इकोनॉमिक्स में कोई भी एसेट हो, चाहे वो फिजिकल हो, फिजिकल यानी कि जिसे हम छू सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, फाइनेंशियल यानी कि चाहे वो पैसे के रूप में हो, जिससे हम चीज़ों को बना सकें या फिर किसी को सर्विस दे सकें, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल। ठीक है, तो बढ़ते आगे। कह रहे हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें कैपिटल चाहिए होती है। ठीक है, अब कैपिटल क्या होती है, या तो कोई मॉनेटरी रिसोर्स होगा, ठीक है, मॉनेटरी रिसोर्स यानी कि किसी पैसे के रूप में होगा, या फिर कोई ड्यूरेबल एसेट होगा। ड्यूरेबल एसेट यानी कि जो ज़्यादा देर तक चले, जैसे मशीन्स। ठीक है, मशीन्स क्या होती हैं, एक बार आप खरीद लो तो वो लंबे समय तक चलती हैं, 4-5 साल चलती हैं, या 15-20 साल भी चल सकती हैं। या फिर कुछ टूल्स हैं, कुछ इक्विपमेंट्स हैं, जैसे व्हीकल्स हैं, वेंडिंग कार्ट्स हैं। तो ये सब क्या है, ये सब कैपिटल हैं, ये बिज़नेस शुरू करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पर अच्छा ये बाद में देखेंगे इसको हम। फिर क्या था कि एक जैसे कि रत्ना ने बिज़नेस शुरू करने से पहले क्या किया था, उसने कुछ पैसा इकट्ठा किया था, उसने लैंड लीज़ पे लिया था। हमने ऊपर एग्जांपल में देखा था, उसने क्या किया था, इक्विपमेंट्स खरीदे थे, उसने इंग्रेडिएंट्स खरीदे थे अपने रेस्टोरेंट के लिए, तो तब जाके वो बिज़नेस शुरू कर पाई थी। ठीक है, अब जो भी उसने चीज़ें अरेंज की, इसे कहा गया है कैपिटल। ठीक है, अब कैपिटल क्या है, मनी प्लस ह्यूमन मेड रिसोर्स दैट आर यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। कि कैपिटल में क्या आता है कि हमने पैसा लगा दिया, हमने लैंड खरीदा, हमने बिल्डिंग बनाई, हमने फिर उस बिल्डिंग के अंदर मशीन्स खरीदे, इक्विपमेंट्स खरीदे, कोई इक्विपमेंट्स यानी कि कोई मशीन खरीद ली, कोई टूल खरीद लिया, या पीसी खरीद लिए, कंप्यूटर्स खरीद लिए। तो ये सब किसके अंडर आते हैं, ये सब आते हैं कैपिटल के अंदर, यानी कि हमें कितना पैसा इन्वेस्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ लैंड या फिर इन द फॉर्म ऑफ ड्यूरेबल एसेट्स। फिर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये कैपिटल बिजनेस अरेंज कहाँ से करता है। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ से अरेंज होता है कैपिटल बिजनेस शुरू करने से। ठीक है, तो कह रहा है कि या तो किसी की पर्सनल सेविंग होगी, या तो किसी फैमिली से लेगा, या किसी फ्रेंड से लेगा। तो ये फर्स्ट सोर्स ऑफ फंड्स होते हैं। ठीक है, जो बिजनेस स्टार्ट अगर किसी ने करना है, या तो उसकी खुद की सेविंग होगी, या फैमिली से लेगा, या अपने किसी फ्रेंड से लेगा। ठीक है, तो कहता है कि सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल व्हेन दे स्टार्ट ए बिजनेस। की बिजनेस शुरू करने से पहले ये लोग सपोर्ट करते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को। फिर क्या है, जैसे रत्ना ने क्या किया था, बिजनेस शुरू करने से पहले कहीं ना कहीं से उसने पैसा अरेंज किया था। फिर कह रहे कई बार क्या होता है, फंड जो होता है इनसफिशिएंट हो जाता है, कि जितना पैसा हमको चाहिए हम उतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर हम लोन लेते हैं। फिर क्या है, जैसे रत्ना ने क्या किया था, उसको फंड जो थे वो इनसफिशिएंट उसको रहे थे बिजनेस शुरू करने के लिए, तो उसने क्या किया था, बैंक से लोन लिया था, जिसकी जो उसकी शॉर्टफॉल था उसको पूरा करने के लिए। फिर उसने क्या किया, उसका इंटरेस्ट पे करती रही वो। ठीक है, एक लंबे समय तक। तो कह रहे सिमिलरली जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, अब सपोज किसी को 100 करोड़ की कंपनी खड़ी करनी है, तो 100 करोड़ कहाँ से अरेंज करेगा, बहुत मुश्किल होगा। इतनी सेविंग किसी के पास होती नहीं है जो फ्रेशर होता है बिजनेस में। तो बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, पब्लिक के थ्रू पैसा अरेंज करती हैं। ठीक है, वो क्या करती हैं, वो अपने शेयर्स बेचती हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट एक स्पेशल टाइप का मार्केट होता है, जहाँ पर कंपनीज क्या करती हैं, अपने शेयर्स बेचती हैं, या लोग शेयर खरीदते हैं और उस शेयर लोग बेचते हैं। तो कंपनी क्या करती है, लोगों को शेयर देती है, लोग उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं, और फिर कंपनी बदले में लोगों को क्या देती है, प्रॉफिट। और उन प्रॉफिट को हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, अगर सपोज किसी एक व्यक्ति ने कोई नई कंपनी आई है, उसको कंपनी को पैसे की ज़रूरत है बिजनेस शुरू करने के लिए, वो कंपनी क्या करेगी, बैंक से लोन लेगी। बैंक से लोन लेने के बावजूद भी अगर कंपनी को कुछ पैसे की कमी रहेगी, तो वो कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर्स बेचेगी स्टॉक मार्केट में, शेयर्स बेचेगी, और शेयर्स के बदले में लोगों को क्या देगी, कि कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा कंपनी लोगों को देगी, और उस प्रॉफिट को कहते हैं डिविडेंड। तो यहाँ पर ये दे रहा है कि इन अदर वर्ड्स बिग बिजनेस बिजनेस क्या करते हैं, वो जो पैसा कहाँ से इकट्ठा करते हैं, वो करते हैं शेयर मार्केट से, शेयर बेचेंगे लोगों को। ठीक है, अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। तो फिर कह रहे यू विल लर्न द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ हाउ दिस वर्क्स इन हायर ग्रेड्स। कि आप जो ये मैकेनिज्म है शेयर मार्केट का, ये आप हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी कुछ पढ़ते हैं कि इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है। कि इंटरेस्ट होता है कि जो भी मनी हम किसी से लेते हैं, बारोअर से लेते हैं, ठीक है, और फिर थोड़ा थोड़ा करके हम विद इंटरेस्ट उसको पे करते रहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। सपोज़ अगर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपया किसी बैंक से लिया, ठीक है, तो बैंक क्या करता है, उस 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा डिपेंडिंग ऑन वन बैंक। तो वो व्यक्ति पर मंथ इंस्टॉलमेंट्स देता रहेगा बैंक को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो ये है इंटरेस्ट। फिर डिविडेंड क्या है, ये हमने अभी देखा कि जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसमें से अपने शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ हिस्सा प्रॉफिट का वो देती है, अगर किसी ने शेयर खरीदिया, तो इसे हम कहते हैं डिविडेंड। फिर उसके बाद है एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि भाई अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट करना है कुछ, या फिर किसी कोई प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व करने के लिए वो कुछ नया करना चाह रहा है, तो इसी को हम कहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप।
तो एंटरप्रेन्योरशिप से वर्ड है एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि कोई बिजनेस शुरू करता है, उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पर एक महिला आपको दिख सकती है, ये कुछ बेच रही है, तो यानी कि बिजनेस ही कर रही है, तो ये क्या है? एंटरप्रेन्योर। तो ये कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, जैसे बैम्बू एंड केन प्रोडक्ट्स बेच रही है, ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ स्टोरेज कर सके। तो ये भी एक सोल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का, यानी कि प्लास्टिक्स लोग ना खरीदें, उसकी बजाय बैम्बू और केन प्रोडक्ट्स खरीदें, ठीक है। तो ये भी एंटरप्रेन्योर है, ये महिला। फिर एंटरप्रेन्योरशिप के बाद हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर क्या है। तो कहते हैं कि एन एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन, ठीक है, क्या करता है वो एक आइडिया लेके आता है, रिस्क लेता है, अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को गैदर करता है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, उनको गैदर करता है, हार्ड वर्क करता है, ताकि उसका स्टार्टअप जो है वो एक सक्सेसफुल आइडिया बन सके, ठीक है। अब देखते हैं स्टार्टअप क्या है। कह रही एक स्टार्टअप एक एंटरप्रेन्योरियल वेंचर है जिसके पास रिसोर्सेज है, लिमिटेड है, ठीक है, कम पैसा रहता है उसके पास। उसकी एम क्या रहता है? उसकी एम रहती है कि रैपिड ग्रोथ हो उसकी, और उसका बिजनेस का एक्सपेंशन हो, वाइल लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी। लिवरेजिंग यानी कि वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड रहता है। फिर कह रहा है कि एंटरप्रेन्योर का विजन क्या है। कह रहा है कि एंटरप्रेन्योर क्या है करता है भी, वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है, इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आता है, या फिर कुछ इनोवेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करेगा लोगों को, प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेगा। जैसे ऊपर हमने देखा था कि महिला एक बेच रही थी वहाँ पर बैम्बू के और केन के प्रोडक्ट्स बेच रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। फिर सर्विस भी लेके आते हैं, जैसे अभी हम देखते हैं जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट। ये क्या है? ये भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, घर बैठे बैठे खाना दे रहे हैं, घर बैठे बैठे ग्रोसरीज दे रहे हैं लोगों को, तो ये भी एंटरप्रेन्योर ही हैं, ठीक है। तो आज ये बिज़नेस बहुत बड़े हो चुके हैं। तो किसी न किसी टाइम पे ये भी स्टार्टअप ही थे, लिमिटेड रिसोर्स था इनके पास, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है कि एट द सेम टाइम ये जॉब भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योर अगर किसी का बिजनेस चल पड़ा, स्टार्टअप चल पड़ा, तो वो क्या करेगा? लोगों को एम्प्लॉय करेगा, उसको काम करने के लिए लोग चाहिए, तो वो लोगों की लाइवलीहुड को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो जैसे कि ये स्विगी, जोमेटो या फिर ब्लिंकिट जैसे ये जो स्टार्टअप्स हैं, तो ये क्या करते हैं? लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको हम कहते हैं गिग वर्कर्स, ठीक है। तो इन रिटर्न, ठीक है, वो सेटिस्फेक्शन मिलती है उनको कि अपने काम को देखते हुए कि उनका काम जो है वो रियलिटी में वो कुछ अचीव कर पाए हैं, लोगों को सर्व कर रहे हैं, तो उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है उसके बदले। तो अब एंटरप्रेन्योर के टास्क क्या है कि करता क्या है ये, ठीक है। तो सपोज़ मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने कोई स्टार्टअप शुरू करना, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करूँगा, ठीक है। आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन ढूँढूँगा, किसी कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूँढूँगा जो लोगों को पसंद आए। फिर मैं क्या करूँगा? उस सॉल्यूशन को आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं क्या करूँगा? रिस्क लूँगा। क्या क्या रिस्क लूँगा? मैं पैसा इन्वेस्ट करूँगा, अपना टाइम इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है, अपने स्टार्टअप के लिए। फिर क्या होगा? फिर मैं कुछ डिसीजंस लूँगा कि मैं कैसे ऑपरेशंस करूँगा, मेरे ऑपरेशंस यानी कि अपने बिजनेस को चलाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है, क्या 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 करना पड़ेगा। फिर मैं कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करूँगा, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी। उसके बाद मैं क्या करूँगा? अल्टीमेटली अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को लोगों तक पहुंचाऊंगा, जिससे लोगों का और देश का भला होगा, ठीक है। तो ये एक एंटरप्रेन्योर के कुछ टास्क रहते हैं। फिर यहाँ पर एक एग्जांपल है एंटरप्रेन्योर की, ये है JRD टाटा, यानी कि जहांगीर रतन जी दादा बॉय टाटा, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या थे। तो ये इंडिया के सबसे ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, यानी कि ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर थे इंडिया के, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। तो जिन्होंने मॉडर्न इंडिया को बिल्ड करने में बहुत बड़ा रोल निभाया, ठीक है। तो ये तब जब पैदा हुए थे तब इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल, तब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था। तो इन्होंने ब्रिटिश टाइम में ही टाटा ग्रुप स्टार्ट किया, जो कि इंडिया में आज एक बहुत बड़ा नाम है, वर्ल्ड वाइड भी टाटा का बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। हम सोचते हैं टाटा ट्रक्स, टाटा गाड़ियाँ बना रहा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है टाटा, ठीक है। तो ये मानते थे कि बिज़नेस जो है सिर्फ पैसा बनाना ही नहीं है, बल्कि बिज़नेस से क्या होगा? सोसाइटी को भी हेल्प करनी है, ठीक है। तो इन्होंने एक इंडिया की एयरलाइन स्टार्ट की थी। तो JRD टाटा वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट एयरलाइन इन इंडिया। तो उस एयरलाइन का नाम रखा इन्होंने टाटा एयरलाइंस। तो बाद में 1932 में इस एयरलाइंस का नाम बदल कर रख दिया था एयर इंडिया, ठीक है। तो कह रहे हैं इनकी लीडरशिप के अंडर टाटा ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ, जैसे कि टाटा स्टील्स, टाटा कार्स, टाटा पावर, टाटा केमिकल्स, कितनी सारी इन्होंने और नई नई इंडस्ट्री स्टार्ट कर दी। फिर कह रहे हैं कि टाटा जो है आल्सो नोन फॉर केयरिंग अबाउट हिज वर्कर्स एंड बिलीव इन प्रोवाइडिंग दैम विद गुड वर्किंग कंडीशंस। तो काम के अलावा ये भी बिलीव करते थे कि जो उनके वर्कर्स हैं उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो ही वॉज ए मैन ऑफ विजन, इनके पास विजन था, हार्ड वर्कर थे,
और हॉनेस्ट थे। तो 1992 में इनको भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था। तो भारत रत्न अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, ठीक है। तो ये अवार्ड उसी को दिया जाता है जिसने देश के लिए काफ़ी अच्छा काम किया हो, देश को काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की हो, जिससे देश का भला हुआ हो, लोगों को भला हुआ हो, ठीक है। फिर उसके बाद है टेक्नोलॉजी एंड एनेबलर ऑफ प्रोडक्शन, कि टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोडक्शन को कैसे एनेबल करती है, कैसे एनहेंस करती है, ठीक है। फिर कह रहा है कि टेक्नोलॉजी क्या 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 कहता है कि टेक्नोलॉजी का मतलब है कि साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई करना, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा है हमको, जैसे कैमरा क्या करता है, जब हम फोटो खींचते हैं तो लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या करते हैं, वो डिजिटल इमेज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि एनी प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी यूज सम फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, कि कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी है, कहीं पर भी अगर कोई चीज़ बन रही है तो वहाँ पर कोई ना कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो ही रहा है, ठीक है। फिर कुछ अर्ली फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी कह रहा है कि जो एग्जिस्ट करते थे एंशियंट टाइम से और आज भी वो एग्जिस्ट करते हैं, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी हैं, ठीक है। फिर कह रहा है आज क्या हो रहा है कि नई नई और एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है बहुत सारे एरियाज में, जिससे हमारी लाइफ ईजी हो रही है। एग्जांपल दे रखी है यहाँ पर यूपीआई की, ठीक है, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो आज यूपीआई इतना बड़ा बन चुका है इंडिया में कि लोग कैश ही नहीं रख रहे हैं। आप 1 रुपया भी अगर किसी को सेंड करना है, 1 रुपये की भी आप अगर चीज़ खरीद रहे हो तो उसके लिए भी आप यूपीआई करते हो, 10 रुपये की चीज़ के लिए भी यूपीआई करते हो। तो ये एक टेक्नोलॉजी का इनोवेशन, लोग कैश रख ही नहीं रहे हैं अपने पास, ठीक है, यूपीआई से सारा काम हो रहा है। और दूसरी टेक्नोलॉजी क्या है कि फार्मर्स जो है उनको एडवांस वेदर अपडेट्स मिल रही हैं, ठीक है, कि कब बारिश होगी, कब धूप निकलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद जीपीएस है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। उससे क्या हो सकता है, हम कुछ छोटा सा छोटा रास्ता अगर भी गुड्स को अगर ट्रांसपोर्ट करना है या अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम वहाँ से शॉर्टकट्स ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब टेक्नोलॉजीज क्या कर रही हैं, हमारी लाइफ को ईजी बना रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रोन्स यूज़ किए जा रहे हैं आजकल, फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स स्प्रे करने के लिए फील्ड्स के ऊपर, सर्जरीज करने के लिए रोबोट्स यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये लाइफ को ईजी बना रहे हैं। बट ये कह रहा है कि हैव यू नोटिस्ड हाउ ओल्ड टेक्नोलॉजी गेट्स रिप्लेस्ड बाय न्यू बेटर वन, कि आपने कभी नोटिस किया है कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उनको रिप्लेस किया जा रहा है नई और बेहतर टेक्नोलॉजीज के साथ। फिर कह रहा है कि दिस प्रोसेस मेक्स इट ईजियर फॉर पीपल एंड बिजनेस टू गेट दिस थिंग्स डन एंड इम्प्रूव हाउ दे वर्क। तो कह रहा है कि ये जो प्रोसेस है टेक्नोलॉजी का, इससे क्या हो रहा है, लोगों की लाइफ आसान हो रही है और जो बिजनेस हो रहे हैं वो अपनी चीज़ों को ईजिली कर पा रहे हैं और इम्प्रूव कर पा रहे हैं अपने काम करने के तरीके को। फिर एग्जांपल दे रखा है कि इंस्टेड ऑफ सेंडिंग लेटर्स बाय पोस्ट, ठीक है, कि भाई आजकल हम क्या कर रहे हैं, लेटर्स बाय पोस्ट सेंड करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, हम ईमेल कर रहे हैं, ठीक है। ईमेल क्या कर रहे हैं, सेंड किया तो विद इन 1 मिनट वो वहाँ पर पहुँच जाता है एंड एट ए लोअर कॉस्ट। फिर कह रहा है हाउ एवर रिमेंबर दैट टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस डज नॉट ऑलवेज मीन रिप्लेसिंग ओल्ड टेक्नोलॉजीज। कह रहा है कि टेक्नोलॉजी में अगर प्रोग्रेस हो रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ को रिप्लेस करें। तो यहाँ पर एग्जांपल दे रखी है पुली और व्हील बैरोस की। कह रहा है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम आज तक रिप्लेस नहीं कर पाए हैं, ये आज तक यूज़ हो रही हैं। तो यहाँ पर नीचे दिखाता हूँ, ये रही व्हील बैरोस। तो ये ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन साइट में भी यूज़ होती हैं। तो जो हमारे स्ट्रीट क्लीनर्स होते हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं कूड़ा उठाने के लिए। और जो हमारी शिप्स होती हैं, ठीक है, उसमें भी ये पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इन पुलिस के ज़रिए कि नेट्स को खींचा जा सके आसानी से, ठीक है। और पुलिस हमारी जो क्रेन्स होती हैं, जो बड़े बड़े ब्लॉक्स उठाती हैं, हमारे पोल्स उठा रही हैं बड़े बड़े, ठीक है, गाड़ियों को खींच रही हैं, तो उनमें भी पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको भी टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर पाई अभी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि हाउ आर दीज फैक्टर्स कनेक्टेड, कौन से फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कह रहा है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो लैंड, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी है और एंटरप्रेन्योरशिप है, ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, ये देखते हैं। तो कहता है कि द फैक्टर्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी, ये कंबाइन करते हैं चीज़ों को और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। और कह रहा है कि इनका कुछ ना कुछ प्रपोर्शन इस हर एक फैक्टर का वो डिपेंड रहता है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर, ताकि वो फाइनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सके। और जो प्रोडक्ट कौन सा बना रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सा फैक्टर इनमें से यूज़ किया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा है कि जैसे कि जो एग्रीकल्चर का आउटपुट है, ठीक है, जो हमें ग्रेन्स मिलते हैं वहाँ से सीड्स मिलते हैं, वो एग्रीकल्चर आउटपुट है। और जो कंस्ट्रक्शन और हैंडीक्राफ्ट का आउटपुट है, ये ज़्यादा किस पे रिलाई करते हैं, ये रिलाई करते हैं ज़्यादा लेबर पे, ठीक है, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव काम है, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पर ज़्यादा काम किसका होता है, लेबर का, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन में, हैंडीक्राफ्ट्स में, ठीक है, ये लेबर इंटेंसिव वर्क है। तो यहाँ पर लेबर ज़्यादा लगती है, टेक्नोलॉजी कम लगती है। फिर कह रहा है जैसे कुछ सेमीकंडक्टर चिप्स बन रहे हैं, ठीक है, या फिर सैटेलाइट्स बन रहे हैं,
तो वहाँ पर ज़्यादा किसका काम है, वहाँ पर कैपिटल चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ हमें स्पेशलाइज्ड मशीनरी चाहिए, वहाँ लेबर का काम ज़्यादा है, तो वहाँ पर हमें कुछ स्पेशलाइज्ड मशीन्स चाहिए होती हैं जो उस काम को करें। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर बनाने के लिए मशीन चाहिए, हमें एडवांस मशीन चाहिए होती है, लेबर कम चाहिए वहाँ पर। और सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए कैपिटल भी ज़्यादा लगती है। फिर एक दीज फैक्टर्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं इन केस ऑफ सम मिसिंग और मिस यूज फैक्टर्स प्रोडक्शन कैन बिकम इनएफिशिएंट और कैन बी हार्टेड। कह रहे हैं कि अगर किसी केस में कोई एक इनमें से फैक्टर मिस हो गया या उसका मिस यूज़ हो गया तो प्रोडक्शन जो है वो इनएफिशिएंट हो जाएगी और कभी कभी रुक भी जाएगी। फिर एक करके लेकिन किसी किसी केस में क्या होता है, नई टेक्निक से क्या हो सकता है, वो हम उस प्रपोर्शन को चेंज कर सकते हैं जिससे हमारा आउटपुट जो है वो निकल सके, बेहतर निकल सके। ठीक है, फिर कह रहा है, एक एग्जांपल दे रहा है कि इंक्रीज मशीन यूज इन एग्रीकल्चर कैन लोअर डिपेंडेंस ऑन लेबर। कह रहा है कि अगर हम एग्रीकल्चर में देखो, अब यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैसे, अगर कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम हो जा रहा है, ठीक है, उसके बावजूद भी हम अपना प्रोडक्शन जो है वो मेंटेन रख सकते हैं। वो कैसे, एग्जांपल के ज़रिए बता रहा है कि अगर एग्रीकल्चर में हम लेबर का यूज़ कम करें और उसकी बजाय हम मशीन्स का यूज़ करें तो हमारी लेबर पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। अब एग्रीकल्चर में लेबर क्या काम करती है, लेबर ज़्यादा काम करती है कि सीड्स को लगाना, प्लांटेशन को लगाना, उसके बाद प्लांटेशंस को काटना, हार्वेस्टिंग करना, तो ये सब लेबर ही करती है। कह रहा है कि अगर लेबर की बजाय हम यहाँ पर मशीन्स यूज़ कर लें जो सीड्स भी लगाएंगी और जो हार्वेस्टिंग भी करेंगी, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा लेबर इंटेंसिव काम कम हो जाएगा लेकिन हमारी प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कह रहे सिमिलरली जो 3D प्रिंटिंग होती है वो हेल्प करती है किसको, कि जो हमारा डाइंग का आर्ट जो है वो उसको रिवाइव करने में। ठीक है, अब डाइंग किसकी करते हैं, हम टेक्स कपड़े की डाइंग करते हैं हैंडलूम्स में। ठीक है, तो कह रहे जो हमारा ये आर्ट जो है धीरे धीरे डाई हो रहा है, ठीक है, उसको रिवाइव करने के लिए 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर कह रहे हैं कि प्रोडक्शंस ऑफ इनपुट आर अवेलेबल, कि अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशंस पे अलग अलग तरीके के हमें प्रोडक्शंस जो हैं वो इनपुट के जो प्रोडक्शंस हैं वो मिलते हैं हमें। जैसे कि कह रहे हैं बिजनेस कह रहा है कि बिजनेस प्रोक्योर देम फ्रॉम दीज वेरी लोकेशंस एंड कंबाइन द इनपुट्स टू प्रोड्यूस गुड्स। तो बिजनेस क्या करते हैं, ये यहाँ अलग अलग जियोग्राफिक लोकेशन से इनको लेके आते हैं और इनको कंबाइन करते हैं इनपुट्स को प्रोड्यूस गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोडक्शन इनपुट से मतलब है इनका रिसोर्सेज। ठीक है, तो यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो जियोग्राफिकल लोकेशन पे अलग अलग जगहों पे मिलते हैं। तो जो भी बिजनेस शुरू कर रहा है वो अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन से इन इनपुट्स को लेके आता है और उनको कंबाइन करता है और फिर गुड्स या सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर कह रहा है द जियोग्राफिक इंटरकनेक्टेडनेस प्रोवाइड्स बिजनेस विद एसेस टू वेरिड इनपुट्स। कह रहा है कि हाउएवर, लेकिन क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन एक्टिविटी कई बार क्या करती हैं, सप्लाई चेन से इफेक्ट हो जाती हैं। जैसे किसी एक जियोग्राफिक लोकेशन से कुछ सप्लाई वहाँ नहीं आ रही, हाल्ट हो गया वहाँ पर। ठीक है, अब सप्लाई चेन अगर रुक गई तो प्रोडक्शन भी रुक जाएगी, तो बिजनेस भी रुक जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया कि सप्लाई चेन है क्या, तो कह रहा है सप्लाई चेन इज ए नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, रिसोर्सेज, एक्टिविटीज एंड टेक्नोलॉजी दैट आर इन्वॉल्वड इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स। तो सप्लाई चेन क्या है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या रहता है, हमारा लैंड, लेबर एंड कैपिटल रहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो कह रहे हैं इसमें ये पूरा मिला के एक चेन बनता है। ठीक है, तो इसमें एक अगर हम टेक्नोलॉजी को भी जोड़ लें, ठीक है, रिसोर्सेज को भी जोड़ लें, तो ये सब एक चेन है। अगर इस चेन में से एक भी हमारी चेन में कुछ टूट गई या एक भी चीज़ कम पड़ गई तो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगी। ठीक है, तो सप्लाई चेन कहाँ से शुरू होती है, फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस टू द सेल ऑफ गुड्स। तो ये पूरी सप्लाई चेन है। अगर सपोज करो एक इंडस्ट्री में चीज़ बन रही है और बीच में इंडस्ट्री से चीज़ बनने के बाद मार्केट में जाने के लिए बीच में क्या सप्लाई चेन, ट्रांसपोर्ट। अगर ट्रांसपोर्ट ही हाल्ट हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ही रुक गया तो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस वो है कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि हमारी गुड्स सेल ही नहीं होंगी। ठीक है, तो ये सप्लाई चेन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टिल इट रीचेज द मार्केट, ये पूरी सप्लाई चेन कहलाती है। फिर कह रहा है कि अगर सप्लाई चेन में डिसरप्शन हो गई, क्यों डिसरप्शन हो गई, क्योंकि अगर हम रिलाई करते हैं अपने सोर्सेज पे जो कि दूर 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 से आते हैं बजाय लोकल इनपुट्स के, तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस हाल्ट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ था कोविड-19 के टाइम पे। ठीक है, कोविड-19 यानी कि एक जो वायरस फैला था, पैंडेमिक फैला था, जिसकी वजह से 2 साल तक वर्ल्ड में जो थी प्रोडक्शन जो हो गई थी, हाल्ट हो गई थी। ठीक है, वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन हो गई थी इसकी वजह से। तो फिर कहते हैं इंडिया जो है वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर है आफ्टर चाइना। 2025 की अगर बात करें तो चाइना के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। फिर कह रहा है कि लेट अस अंडरस्टैंड दिस आइडियाज़ थ्रू ए फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट के ज़रिए हम इस आइडिया को समझते हैं कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग
जो है वो किस तरीके से इंडिया में होती है। तो कह रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ मोबाइल फ़ोन असेंबली, कि मोबाइल फ़ोन असेंबली यानी कि पार्ट्स हमारे पास बने बनाए हैं, बस हमने उन पार्ट को आगे असेंबल करना, उनको जोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले कहता है स्टार्ट कैसे होता है, R&D टीम होती है, R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होती है, ठीक है। वो नए फीचर कंसेप्चुलाइज करती है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, लैंड डिसाइड किया जाता है कि लैंड कहाँ चाहिए, लैंड लिया जाता है और वहाँ पर फैक्ट्री लगाई जाती है, ठीक है। फिर फैक्ट्री लगाने के बाद वहाँ पर मटीरियल्स लाए जाते हैं अलग अलग जगहों से, ये सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या करता है, उन मटीरियल्स को लाके वहाँ पर कंपोनेंट्स को असेंबल किया जाता है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब हमारा असेंबल हो गया कंपोनेंट, उसके बाद क्या किया जाता है, वहाँ पर फ़ोन को टेस्ट किया जाता है, उसके बाद उसकी क्वालिटी के लिए कि फंक्शन कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट की जाती है, ठीक है। उसके बाद मास प्रोडक्शन की जाती है, टेस्टिंग एक बार अगर होगी, एक सैंपल बना दिया, उसकी टेस्टिंग करेंगे, अगर वो टेस्टिंग सक्सेसफुल रही, फिर उसी प्रोडक्ट को ज़्यादा पैमाने पे प्रोड्यूस किया जाएगा, उसकी पैकेजिंग की जाएगी। फिर इस पैकेजिंग के बाद क्या होगा, उसको रिटेल स्टोर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, ये किस तरीके से काम करता है। फिर कह रहे हैं कि ह्यूमन एफर्ट इज इन्वॉल्व एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन टू डिज़ाइन, टू सुपरवाइज एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस। कह रहे हैं कि हर एक प्रोडक्शन की स्टेज में ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए, R&D टीम है, उसके बाद लैंड एक्वायर किया जाएगा, हर एक प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ ना कुछ ह्यूमन एफर्ट यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर एग्जांपल दे रहा है कि जैसे कि सॉफ्टवेयर की टीम रहती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स की टीम रहती है और अलग प्रोजेक्ट मैनेजर्स रहते हैं, वो अपनी एक्सपर्टाइज को यूज़ करते हैं एक प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, ठीक है। फिर करके एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जाए, ठीक है, और उन रिसोर्सेज को कैसे लाया जाए, जैसे कि लैंड, फैक्ट्री, फैक्ट्री के लिए स्पेस और मशीन्स और स्किल्ड वर्कर्स, इनका अरेंजमेंट कहाँ से होगा, ये सब काम कौन करता है, एंटरप्रेन्योर करता है। फिर कहता है टुगेदर ये सब इनपुट्स जो हैं वो असेंशियल हैं, ठीक है, एक पजल की तरह काम करते हैं, पजल की पीस की तरह काम करते हैं, टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज वी रिलाई ऑन। फिर उसके बाद है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ठीक है। फिर क्या है कि जब चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं, हम नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करते हैं, नेचुरल रिसोर्स जैसे कि हम लैंड को यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं और मिनरल्स को यूज़ करते हैं। फिर कह रहा है लेकिन कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है, और दे कैन बी एंड कैन बी हार्म्ड इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, और वो उनको नुकसान हो सकता है कुछ रिसोर्सेज को अगर हम केयरफुल नहीं हैं। एग्जांपल दे रहा है कि तमिलनाडु में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ काम करते हैं, लेदर फैक्ट्रीज में काम करते हैं। फिर कह रहा है कि इससे क्या हो रहा है, लोकल इकोनॉमी को हेल्प तो मिल रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिल रहा है, बट क्या हो रहा है, जो वहाँ से वेस्टेज निकल रहा है लेदर फैक्ट्री से, तो वो वेस्टेज अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज़ कहाँ डालती हैं, वो डालती हैं वहाँ पर रिवर्स में या फिर सॉइल में। तो इससे क्या हो रहा है, रिवर्स पोल्यूट हो रही है, हमारा सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। देखो हमने एक नेचुरल रिसोर्स यूज़ किया, ठीक है, बजब उसके बदले में हमने क्या किया, दूसरे नेचुरल रिसोर्स को हमने पोल्यूट कर दिया। तो कह रहे हैं इन सेम वे क्या होता है, अगर हम ओल्ड स्मार्टफोन को रिसाइकिल ना करें, ठीक है, तो अगर यहाँ वहाँ हम उनको फेंक दें, तो क्या होगा, उनकी जो बैटरीज में जो निकलता है, लेड निकलता है, उनके उनके अंदर से जो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, मर्करी निकलता है, वो ग्राउंड में मिक्स हो सकते हैं और अल्टीमेटली वो ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेंगे और सॉइल को भी ख़राब करेंगे। फिर कह रहा है कि ये पोल्यूशन जो है, ये एनिमल्स के लिए भी डेंजरस है, प्लांट्स के लिए भी और ह्यूमंस के लिए भी। तो कह रहा है इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स के लिए कि नेचुरल रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबली यूज़ कर सकें, सो दैट वी कैन मीट अवर नीड्स टुडे विदाउट मेकिंग इट हार्डर फॉर फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर्स। कह रहा है कि अगर हम आज की अगर अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए हमको रिस्पॉन्सिबल रहना है कि हम आज की अगर नीड्स को पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ पोल्यूट कर रहे हैं, तो ये हमारी आने वाली जनरेशन के लिए हार्मफुल होगा। तो हमें इस तरीके से रिस्पॉन्सिबल रहना है कि हम कुछ भी रिसोर्स अगर आज यूज़ कर रहे हैं, तो वो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी मीट मीट करे, उनके लिए भी वो रिसोर्स बचा रहे। फिर कह रहा है दे शुड ट्राई टू रिड्यूस वेस्ट, अब वेस्ट को हमने कम करना है, पोल्यूशन को भी अवॉइड करना है और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है चीज़ें बनाने के टाइम पे। तो ये है हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फिर कहता है कि सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोड्यूसर्स, कि प्रोड्यूसर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रहता है। अब प्रोड्यूसर्स को ना, कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें, ठीक है। क्यों अडॉप्ट करें, ताकि जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं वो कहीं ना कहीं रिप्लेनिश हो सकें फ्यूचर यूज़ के लिए। यहाँ पर एग्जांपल आपको दे रखी है पिक्चर्स के ज़रिए, ठीक है। यहाँ पर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिखा रखा है कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो इंडस्ट्रियलाइज वेस्ट वाटर इंडस्ट्री से निकलता है, ठीक है, तो वो वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ करने से पहले उनको ट्रीट किया जाता है, उनमें से हार्मफुल केमिकल्स को हटाया जाता है। और वैसे ही
जो वेस्ट पेपर होता है उसको भी रिसाइकिल किया जाता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को ना काटें और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो रिप्लेनिश हो सके, हमारे फॉरेस्ट दोबारा से रीग्रो हो सके। फिर कह रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज, कि नेचुरल रिसोर्सेज और लैंड के अलावा बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ की तरफ भी है। अब वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि फेयर कंपनसेशन एंड वर्किंग कंडीशंस, कि उनको सैलरी जो है वो फेयर मिलनी चाहिए और वर्किंग कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए। ये किसका काम है, ये जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है, ये इनका काम है। दूसरा है कि स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, फिर कह रहे हैं ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो उनके वर्कर्स हैं उनको कुछ ना कुछ नेसेसरी स्किल्स सिखाए जा सकें, ताकि वो जो लेबर मार्केट है उसमें वो कम्पिटिटिव रह सकें, ठीक है, ताकि वो कहीं ना कहीं पीछे ना रह जाएं दूसरों के मुकाबले। फिर कह रहा है कि वर्क प्लेस राइट्स एंड प्रोटेक्शंस, ये भी प्रोवाइड करवाना इनका काम है, किनका, फैक्ट्री ओनर्स का। कह रहा है कि लॉज एंड रेगुलेशंस फॉर वर्कर्स राइट रिलेटेड टू फेयर ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोवाइडिंग बेनिफिट लाइक हेल्थ केयर और पेड लीव शुड बी अदर टू। कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ राइट्स होने चाहिए वर्कर्स को, जैसे कि उनको फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वहाँ पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बेनिफिट्स देनी चाहिए और उनको पेड लीव भी मिलनी चाहिए। अगर वो लीव ले रहे हैं तो उस लीव के उनके पैसे ना काटे जाएँ। तो ये सब क्या है, हमारे कुछ फंक्शंस हैं, यहाँ पे कुछ ड्यूटीज़ हैं। किसकी ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किसकी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, जो एंटरप्रेन्योर्स हमारे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। फिर बिफोर मी वो मूव ऑन क्वेश्चन आंसर्स पे बढ़ने के पहले कुछ हमारी रिकैप्चुलेशन करा रहा हूँ आपको। तो कह रहा है कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिससे हम कुछ गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये फैक्टर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और इंटरकनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अगर इनमें इनमें से एक भी फैक्टर का मिसयूज़ हुआ या फिर एक फैक्टर भी मिस हो गया तो हमारी सप्लाई चेन हाल्ट हो जाएगी, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस हाल्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल क्या है, कि अगर ह्यूमंस को हमने नॉलेज सिखा दी, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास एबिलिटी है कि वो अपना एबिलिटी की बजाय ज़रिए अपने काम को अच्छे से कर सकें और कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू को क्रिएट कर सकें, ये है ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। और ह्यूमन कैपिटल में एक एक्सपेक्ट और था कि इनको स्किल सिखानी है, इनको ट्रेनिंग देनी है और इनकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके वो हमारे ह्यूमन कैपिटल कहलाएंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय, वही बात आ गई, इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट दैट मेक पीपल मोर प्रोडक्टिव इन द वर्क फोर्स, ठीक है। फिर क्या है, जो रिसोर्सेज हैं वो हेल्प करते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज में, जो कि सोसाइटी को सर्व करती है। और इन रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना है और जुडिशियली इनको यूज़ करना है, जुडिशियली यानी कि वाइजली इनको यूज़ करना है रिसोर्सेज को, ठीक है। ये हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, जुडिशियल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। फिर है क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद क्वेश्चन आंसर्स।